हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज आप सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन जो इसमें संग्रहित किया गया उसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं उसको समाधिस्थ किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और भारत में ही उसे समाधिस्थ करने का मतलब यही उसकी समाधि बनाई गई, अर्थात उसको यहीं दफनाया गया। तो चलिए देखिए, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1805 में। 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनको दफनाया कहां गया? गाजीपुर जिले में इनको समाधिस्थ किया गया। गाजीपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनको जो है समाधिस्थ किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कब इनको समाधिस्थ किया गया, कब इनकी मृत्यु हुई? 1805 में। और कहां किया गया? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। देखिए, आप इसको याद कैसे करें? याद करने के लिए भारत सेवक समाज की जगह पर आप याद करें भारत सेवक गोखले समाज, ऐसे याद करें भारत सेवक गोखले समाज। तो जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा कि गोखले जी इसमें शामिल हैं। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? 1905 में की। और किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों किया इसको? भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की सेवा के लिए राष्ट्र में संदेश फैलाने का कार्य करें और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें। इस संस्था ने जो है, वैसे देखा जाए तो अगर जैसे श्रीनिवास शास्त्री थे और जी.के. देवधर थे, एम.एन. जोशी थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, ऐसे महान लोग जो है इस समाज सेवा मतलब सेवक समाज की जो स्थापना हुई, इसके अंतर्गत ऐसे लोग समाज सेवक के रूप में पैदा हुए। कैसे लोग? जिनका नाम मैंने लिया, श्रीनिवास शास्त्री, जे.के. देवधर, एम.एन. जोशी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ऐसे लोग। तो देख रहे हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? 1905 में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यशोधक मंडल या सत्यशोधक समाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो इसको आप याद करिए, सत्यशोधक फूले मंडल, याद कर लीजिए, सत्यशोधक फूले मंडल। तो आपको हमेशा ये फूले जब मिलेगा तो इसका मतलब ज्योतिबा फूले याद आ जाएगा। तो आप देखें ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। और देखिए, ये पश्चिम भारत की बात है। पश्चिम भारत में निम्न जातियों के संघर्ष के लिए, मतलब निम्न जातियों के लिए जो संघर्ष लड़ रहे थे, निम्न जातियों के उत्थान के लिए जो संघर्ष लड़ रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो थे ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इनका पूरा नाम है ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इन्होंने क्या किया? देखिए, ज्योतिबा यहां कहीं लिखा रहता है, कहीं ज्योतिराव रहता है, कहीं ज्योतिबा राव रहता है, कहीं ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले रहेगा। तो आप ये पूरा समझना जरूरी है। उनका जो समय काल रहा है वो रहा 1827 से 1890 तक। और इन्होंने जो है 1872 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, या सत्यशोधक, देखिए सत्यशोधक समाज भी इसको कहा जाता है, आप भूलिएगा नहीं। सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक मंडल की स्थापना इन्होंने की। और जिसका उद्देश्य क्या था? कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, दबे कुचले वर्ग को न्याय दिलाना।
ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक मंडल की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी इरविन समझौता, थोड़ा गलत कर दिया गया है, इरविन होना चाहिए। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। गांधी इरविन समझौते की शर्तों के अनुसार कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस समय, उसको स्थगित करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की शर्त रखी गई थी और यही जो है इसमें इनको करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, थोड़ा यहां गलत छप गया है, इसमें स्थगन, स्थगित करने की इसकी बात की गई, इसके स्थगन की शर्त इसमें रखी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप खत्म करें। और ये जो है कब हुआ? 1931 में, 5 मार्च 1931 को भी याद रखें आप, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 कहीं मिलान करने के लिए आता है, कहीं कुछ आता है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है डेट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और शर्त की गई थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस को तैयार होना पड़ा था इसके लिए कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, छोटे छोटे बच्चे भी इसको बता देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई, डू और डाई या करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। याद रखेंगे, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिस समाज सुधारक ने अपना संपूर्ण जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सचमुच इन्होंने बहुत बड़ा काम किया समाज के लिए। किस समाज सुधारक ने अपना संपूर्ण जीवन, मतलब अपना पूरा जीवन ही लगा दिया इसी में, किसमें? विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया। मीन्स कि विधवा का विवाह होना चाहिए। समाज में जो उस समय कुरीतियां थी कि विधवा को क्या कर दिया जाए, विधवा जो है सती हो जाए, मीन्स पति के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाए, कितनी गंदी प्रथा थी बताइए। लाचार थी बेचारी, मतलब युवा होते हुए, जवान होते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ता था? अपने पति के साथ उन्हें अग्नि में बैठकर दहन होना पड़ता था, जीते जी उन्हें मरना पड़ता था। तो ये जो समाज में कुरीति थी, इसको हटाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। लेकिन समाज सुधारक जो थे, इन्होंने मतलब कौन थे, अब नाम तो अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं। तो समाज सुधारक जो थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया विधवा विवाह के लिए कि इसके लिए कानून बने, नियम बने, वो कौन थे? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां पंडित नहीं लिखा है, कहीं पंडित भी आपको मिलेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने ये महान काम किया। ये एक महान विद्वान और समाज सुधारक दोनों थे। इन्होंने क्या किया? अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्य में लगाया और आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर का जो योगदान रहा है ना, वो हम हमेशा इनको याद करते रहेंगे। तो एक योगदान नहीं कि सिर्फ यही है, इनके अनेक प्रकार का इनका योगदान था। उन्होंने क्या किया? संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक भी विकसित की, तो ये भी एक इन्होंने नया योगदान किया था। और एक बांग्ला वर्णमाला इन्होंने लिखी, तो ये भी एक इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान किया था, जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्ला वर्णमाला जो थी, जो इन्होंने उस समय लिखा, ये आज भी हमारे देश में यूज किया जा रहा है। तो हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो बना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का, ये कलकत्ता में 7 दिसंबर
1856 को बना। 7 दिसंबर 1856 को, इसको आप याद रखेंगे, 7 दिसंबर 1856 को ये कानून बना। और विद्यासागर की प्रेरणा इसमें रही और उन्हीं की देखरेख में पहला जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ कलकत्ता में। मैंने आपको गलत बता दिया। 7 दिसंबर 1856 को जो है क्या हुआ, ये जो है मतलब पहला इन्होंने विवाह करवाया इस कानून के अंतर्गत। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो हुआ, पहला जो पुनर्विवाह हुआ किसी विधवा का, वो 7 दिसंबर 1856 को हुआ और ये विद्यासागर की प्रेरणा से हुआ और उनकी देख रेख में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा जोश में आ जाने के कारण कभी कभी गलती भी हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? अब जलियांवाला बाग आपने देखा 1919 में हुआ था और इसमें भीषण नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने क्या किया, लोगों पर जो है गोलियां चलवा दी थी। जो निहत्थे थे बेचारे, सभा हो रही थी और उसमें सब शामिल थे, सभा के शामिल थे और सब पर ऐसे ही गोलियां चलवा दी, सनकी टाइप का था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कांग्रेस द्वारा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी गठित की गई थी और कांग्रेस द्वारा नियुक्त जो समिति थी जिसमें इस नृशंस हत्याकांड के लिए डायर के विवेकहीन भावाशेष को उत्तरदायी ठहराया गया, मतलब उसी को जिम्मेदार ठहराया गया कि ये मूर्ख था या इसको विवेक ही नहीं था, इसको दिमाग ही नहीं था, इसने कितनी बड़ी गलती की। निहत्थे लोगों पर जबरदस्ती जो है गोलियों की बौछार करा दी और इतने लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। तो इसमें जो है गांधी जी और जयंकर, तैयब जी, CR दास जी भी शामिल थे इस समिति में जांच करने के लिए। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इनका भी एक अपना अलग सम्मान था और लोग इन्हें बहुत पसंद किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो सर्वसम्मति से आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना गया था, लेकिन 1839 में उन्होंने इस पद के लिए फिर से जो है मतलब इच्छा जाहिर की और निर्णय लिया कि हम फिर से लड़ेंगे और 1939 में लड़े भी हुए। लेकिन क्या हुआ, इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को, जिन्हें जो है गांधी का आशीर्वाद भी प्राप्त था, सुभाष चंद्र बोस ने उनको पराजित कर दिया। और बात यह थी कि अब गांधी जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त था, मतलब गांधी जी उनको चाहते थे, तो गांधी जी के द्वारा थोड़ा सा असहयोगात्मक रवैया रहा इनके प्रति। किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए। जिससे क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है सर्वसम्मति से कब निर्वाचित हुए, 1938 में, ऑप्शन नंबर ए। और किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉर्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए ये जो अंग्रेज लोग जो थे कोई अच्छा काम नहीं करते थे, भारत के हित में ये कोई काम करना ही नहीं चाहते थे। तो मॉर्ले मिंटो सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करना। और कैसे करना चाह रहे थे? मुस्लिमों के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया था। इस प्रकार से चाहते थे कि मुस्लिम जो है अलग हो जाए हिंदू से, और हिंदू मुस्लिम जो है जो एकता थी उसको ये कम करना चाहते थे। और इसी की फूट के लिए इन्होंने क्या किया, 1909 में क्या किया, 1909 में ये मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। और इसका मूल जो है मकसद क्या था, वो यही था कि मुस्लिम और हिंदू को जो है अलग किया जाए, इनमें फूट डाला जाए, क्योंकि इनके बीच उस समय एकता बढ़ रही थी। और एकता जब बढ़ रही थी तो उस जो अंग्रेजों का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि इनके बीच में
हम फूट कैसे डालें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग निर्वाचन क्षेत्र, इनको जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए बनाया गया, धार्मिक आधार पर किया है, मतलब जातीय और धार्मिक आधार पर इन्होंने बांटना इनको शुरू किया कि मुस्लिमों का अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा तो मुस्लिम खुश होंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू में फूट हो जाएगी, तो आराम से जो है हम राज कर सकेंगे। इस तरह से अंग्रेज जो है क्या करते थे, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कई बार जो है फूट डालने का प्रयास किया करते थे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ना कि डी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो असहयोग आंदोलन जो है किसने चलाया? गांधी जी ने। और कब? 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ की शुरुआत, इसको मतलब इस आंदोलन की शुरुआत की। अब बात यह है कि 22 जून 1920 को लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड था, वायसराय था वहां, इसने क्या किया, एक नोटिस दिया था जिसमें लिखा था, 1920 में 22 जून 1920 में गांधी जी ने, उस समय जो वहां वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनको एक जो है पत्र लिखा था या एक नोटिस दिया था, और उस नोटिस में लिखा था कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू किया कब? 1920 में। और क्यों किया? क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का रवैया था वो क्या था, हिंदुओं के प्रति, मतलब यहां भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं था, बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि हम अगर इनका सहयोग ना करें या इसका आंदोलन हम जो है चलाएं कि लोग इनका सहयोग ना करें तो ये परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो हमारी बात को फिर मानेंगे। लेकिन ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था, उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था की बात की जाए तो ये डलहौजी ने किया, और डलहौजी ने विद्युत तार का, इसे विद्युत तार का प्रारंभकर्ता माना जाता है क्योंकि शुरुआत इसी ने की। सर्वप्रथम डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक प्रारंभ की गई, 1853 में। और 1853 में क्या किया गया डलहौजी के द्वारा? 1853 में किया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई भारत में पहली बार, जिसमें ट्रेन चली मुंबई से थाने। तो आप देखें, रेलवे लाइन का भी काम किया गया। तो डलहौजी ने कुछ काम यहां किया, लेकिन वो किया तो जरूर, लेकिन इन सब ने जो भी किया वो अपने हित में किया। रेलवे लाइन भी बिछाई तो क्यों? बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, कि हम बंदरगाहों से जो माल ले आते हैं, हमें यहां से लूट का माल ले जाने में बड़ा आराम रहे, और आसानी से हम बंदरगाहों से जोड़कर ट्रेन में रख के बाहर भेज दिया करेंगे, जल्दी से माल हमारा पहुंच जाएगा। तो जो भी ये काम करते थे वो अपने हित में करते, अपनी सुविधा के लिए करते थे, लेकिन आज वो हमारे लिए भी उपयोग में आ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। और 1919 में ये सुधार, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, ये क्या था? 1919 का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कब का है ये? 1919 का। तो 1919 के मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो था प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ करना था। कुल मिलाकर प्रांतों में द्वैत शासन करना चाह रहे थे, और इस योजना के अंतर्गत शासन के विषयों को प्रांतीय तथा केंद्रीय सूचियों में इनका बांटना मुख्य उद्देश्य था। 1919 के इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विकेंद्रीकरण नियमों द्वारा इन्होंने ऐसा किया था कि केंद्र और राज्य में बांट दिया जाए क्षेत्र को, प्रांत में और केंद्र में।
केंद्रीय सूची इन्होंने तैयार की और राज्य की या प्रांतीय सूची इन्होंने तैयार की। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था के लिए इन्होंने ऐसा किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाए। कब लाए? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? लास्ट डेटेड चेक भी इसको कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने जो घोषणा की थी, उसकी घोषणा के पश्चात युद्ध मंत्री जो उस समय सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इन्होंने एक प्रस्तावित मसविदा भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा और जो लगभग 15 दिनों तक विचार विमर्श में रहा, लेकिन फिर भी असफल रहा। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? उत्तर तिथीय चेक की इसे संज्ञा दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने। और कहा कि ये ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक टूट रहा हो। जब बैंक ही नहीं है तो उस चेक को हम क्या करेंगे? ये मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो कुल मिलाकर ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1875 में क्या हुआ? मैडम H.P. ब्लावेटस्की है। क्या है? ब्लावेटस्की। ये कौन थी? एक जर्मन रूसी रक्त की महिला थी, मतलब ये जर्मन महिला थी। इन्होंने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी। कहां? अमेरिका में। और 1882 में एक सोसाइटी का मुख्य कार्यालय इन्होंने मद्रास नगर के समीप एक बस्ती थी अडयार, जिसको जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, अडयार में जो है इन्होंने स्थापित किया। तो यह संस्था भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित थी। तो कुल मिलाकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो कहां है? अडयार में, मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन आपने इसमें देखे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें अगर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इनमें से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।